अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना वायरस जो है वो अब ख़तरनाक जोन में पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। आज तकरीबन 4000 के करीब नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन इस हवाले से अगर हुकूमती सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो दिखाई ये देता है कि मामला अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चला गया है। हुकूमत जो है वो अब अपनी एक बेबसी का इजहार करती हुई दिखाई देती है, और जब वज़ीर आज़म ये बात कहें कि कोरोना ने फैलना है, इससे मौत की शरह जो है वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते हैं या हम कोई ऐसा मौसर इकदाम नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोरोना से लड़ना नहीं है, बचना है। और ये बचना किसने है? ये बचना अवाम ने है। एक बात जो कही जाती है जिसकी तरफ मैं ज़रूर निशानदेही करना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि दुनिया से सीखा जाता है। दुनिया जो है उससे हमने क्या सीखा है? दुनिया में जब कोरोना फैला वो एक मौसर तरीन लॉकडाउन की तरफ गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को अब खोलने की तरफ जा रहे हैं। हम जो हैं कान इधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया हमको देख के खोलने के लिए जा रही है। ये खुशफहमी जो है इसमें हमें पता नहीं किसने मुब्तला कर दिया है, और हम पिछले 2.5 महीने या 3 महीने की सूरत हाल जो है उसको क्यों फरामोश कर बैठे हैं, और उस इदवार की दुनिया जो है उसको अपने जहन के नहा खानों से क्यों निकाल बैठे हैं कि जब वो एक मौसर तरीन लॉकडाउन में थे उन्होंने एक चीज़ को कंट्रोल किया, और फिर वो अब इस जानिब बढ़ रहे हैं जहां अब वो मामलात जो हैं उनको खोलने जा रहे हैं। हम न तीतर था हमारे यहाँ, ना बटेर था, और अब सूरत हाल ये है कि हम ख़तरनाक जोन में एंटर हो रहे हैं और हम एक बेबसी की कैफियत में हैं। हम अवाम के ऊपर छोड़ दिया है कि जो कुछ करना है अब आपने करना है, बचना है आपने बचना है, हिफाजती तदाबीर करनी है आपने करनी है। अगर आप बच गए तो आपकी शो में ये किस्मत है, अगर आपको कोरोना नहीं होता तो ये भी आपकी किस्मत है। रियासत जो हुआ करती है, जो देखा हमने दुनिया के अंदर, वो माँ जैसी होती है और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उसके लिए इक़दाम उठाती है जो दुनिया ने उठाए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे सस्ती चीज़ जो है वो जान है, और जाहिर है कि जब जो चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती होती है उसकी परवाह भी उसका एहसास जो है वो भी उतना ही कम होता है। और यही मामला जो है वो हमें इस वक्त दरपेश है। और अब जब हम इस सतह के ऊपर आन खड़े हुए हैं तो हमारा आगे का रास्ता जो है वो क्या है? अब हम बहुत सारे सियासी मसाइल में उलझे हुए हैं, लेकिन ये एक कौमी मामला है, ये एक कौमी गंभीरता है और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर आपको तमाम चीज़ों से तजावुज़ करते हुए इसको अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अवाम का मसला है, उनकी जान का मसला है, उनकी ज़िंदगी का मसला है। इस हवाले से बात करेंगे, आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर अताउर रहमान साहब इस मुल्क की एक मुमताज़ साइंटिस्ट शख्सियत हैं, कोरोना के ऊपर टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, माहिर अमराज़ खून हैं और इसके इलाज के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक सदर हैं PKLI के। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आज सब लोगों को आपको इसलिए ज़हमत दी है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि बहुत कुछ कहा गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हर्ड इम्यूनिटी तो बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जब होती है जब आपके 70 या 80% लोग जो हैं वो इसमें मुब्तला हो जाएं, और यानी कि 22 करोड़ में से अगर आप 15-18 करोड़ पे जब पहुंचते हैं, खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल हो, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो हर्ड इम्यूनिटी का तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होगी अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास इतनी बड़ी तादाद अगर मुब्तला हो जाती है इस वायरस से, और उसका आप डेथ रेट अगर 1 या 2% भी निकालते हैं, तो भी एक क़यामत की सूरत आ जाएगी। तो मैं तो नहीं समझता कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मामला बढ़ रहा है। हाँ, बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है और इसमें हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी तो बहुत दूर की चीज़ है।
और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगर डिलिबरेटली भी जाया जाता है तो वो कई साल के अंदर ग्रेजुअली जाया जाता है कि मामला कंट्रोल में रहें और आपकी जो मेडिकल सर्विसेज हैं जो सूरत हाल पैदा हो उसको डील कर सकें। तो हर्ड इम्यूनिटी तो आपके प्रोग्राम में, आपके प्लान्स के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है और ना होना चाहिए। हमें जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जिस हद तक हम काबू कर सकते हैं इस पर काबू रखें। और इसमें क्योंकि कोई इसकी कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोई दवाई अवेलेबल नहीं है ऐसी जो इसको क्योर कर सके, तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है हमारे सामने और वो रास्ता है एहतियात का। और जब तक लोग संजीदगी से नहीं लेंगे इस मामले को तो सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी और अल्लाह रहम करे। आप देखिए कि 1 मई को 18,000 केसेस थे, 1 जून को 74,000 केसेस, यानी कि 400% इंक्रीज हुआ है। और अगर यही रफ्तार रही खुदा न खास्ता तो इस महीने के आखिर तक कोई 2.5-3 लाख और अगले महीने के आखिर तक 10-12 लाख, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। तो सिवाय एहतियात के हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसमें डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ये फरमाइएगा कि हम एहतियात की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ बाद में आते हैं, ट्रीटमेंट जो है जाहिर है कि जो भी तरीका है आपने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, क्या आप समझते हैं कि इन कंपैरिजन टू ट्रीटमेंट जो इस वक्त इसका फैलाव है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है? बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो अंदाजों से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है और इलाज की, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई इलाज की कोई कैफियत हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास क्या दुनिया भर में नहीं है। अब बज़ाहिर 1-2 दवाएं जिनकी अप्रूवल फास्ट ट्रैक पे मिला है, वो भी कोई डायरेक्टली कोविड-19 को हिट करने वाला कुछ नहीं मामला। तो कोई इलाज की ज़रूरत हमें नज़र नहीं आ रही और जो कुछ भी है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, अगर वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि अभी सिर्फ 28% ही हम जो सहूलतें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं हमारे पास, बाकी जो है जगह खाली हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। लेकिन हक़ाइक़ जो मैदानी हक़ाइक़ वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से मरीज़ अस्पतालों में आ रहे हैं और आईसीयूज़ के ऊपर अब जोर आ गया है और जैसे आपने कहा ये पहली मरतबा 4,000 को टेस्ट कर रहे हैं आप। टेस्ट करने के बाद और जो कल रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर आला पंजाब को 6% जो स्मार्ट सैम्पलिंग करके जो किए गए 6% आबादी लाहौर की उस अंदाजे के मुताबिक मुतासर हो चुकी है। तो यही कमोबेश हमने थोड़ी सी नॉट स्मार्ट सैम्पलिंग जो हमने कराची में किया, वो मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स के कोई 100, कोई 150, कोई 400 इनके मुख्तलिफ जो किए गए वो 7% से लेके और 12-13% तक लोगों में एंटीबॉडीज हमें मिलना शुरू हो गई हैं। जो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये तो लाखों में फिगर बन जाता है। तो तादाद इससे कहीं ज़्यादा है कि हम रिपोर्ट हमें रोज़ाना के साथ रिपोर्टिंग कर देखने को मिल रही है। तो हम मालूम नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब जो स्मार्ट लॉकडाउन करें या लॉकडाउन करें, SOPs करें, हमारी लोग जब आप लॉकडाउन कर रहे थे उस वक्त SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे और जब आपने खुली छुट्टी दे दी है कि जाइए आप सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जो मर्जी करें और SOP पे अमल करें, आप जाने आपका काम जाने। तो अब जो सूरत हाल आपके मेडिकल साइड पे आने वाली है अगले चंद दिनों में, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर, वो उसका तसव्वुर भी है वो नहीं किया जा सकता। मैं आता हूँ डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। अच्छा, इसमें आप डॉक्टर सईद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि लाहौर की जो रिपोर्ट है वो किस बुनियाद पर है, किस असेसमेंट पर है, किस उस पे है, लेकिन बहुत खौफनाक है। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि मामला इतना सादा नहीं है, बहुत गंभीर सूरत हाल है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। अब डॉक्टर सईद अख्तर साहब, अब लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन कोई चीज़ भी आपको बेनिफिशियल दिखाई नहीं देती, उसका वक्त गुजर चुका है। आज जिस मुकाम पर खड़े हैं अब क्या करें?
देखिए, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल्स के दरमियान कि हर आदमी यही बात कहता रहा है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एक्चुअली ट्रेंचेस में हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं और ये लॉकडाउन को पहले से बहुत सख्त होना चाहिए था। देखिए, यहाँ पे हमें एक प्राइमरी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट जो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई एपिडेमिक फैलती है तो पहले कुछ इंडेक्स केसेस होते हैं, उसके बाद वहाँ से सेकेंडरी केसेस होते हैं, उसके बाद वहाँ से वो मज़ीद फैलते हैं। तो जब वो फैलना शुरू होते हैं तो जब तक कि आपका जो बेस्ट बेट है वो पहले 4 इंक्यूबेशन पीरियड्स का है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड और जो डिजीज़ पीरियड 2 हफ्ते का है, तो मैं समझता हूँ पहले 8 हफ्ते जो हैं वो मेक कर देंगे या ब्रेक कर देंगे। और पहले 8 हफ्ते में अगर आप एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रिक्टनेस दिखाएं, जिसमें कि आप प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करें, उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके और सबको स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कर दें, तो आप इस एपिडेमिक की कमर तोड़ सकते हैं। लोगों को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, जो कि इस पॉइंट पे हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, तो हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त तो अगर आप लॉकडाउन कर भी दें तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम कोई उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जो हमें लॉकडाउन का जो एक्चुअली इंटेंट थी। और यही वजह है कि जितनी भी समझदार कंट्रीज़ हैं उन्होंने शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, ग्राफ उनका ऊपर जा रहा था, लॉकडाउन के मेजर से वो ग्राफ स्टेबल होना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हो गया, तो उन्होंने लॉकडाउन को खोला। WHO ने 6 क्राइटेरिया डिफ़ाइन किए हैं लॉकडाउन को ईज़ करने के लिए। उसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि जब वो ग्राफ नीचे आए तब आप खोलें। हमने अब ऊपर ही जा रहा था तभी खोल दिया। उसके बाद नंबर 2, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग बेस होनी चाहिए, ताकि हम हर उस आदमी को जो हमें मुआशरे में इन्फेक्ट कर सकता है उसको ट्रेस करके आइसोलेट करें। हमारी आज की जो कैपेसिटी है वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं बढ़ चुकी, और हमारा अपना जितने भी समझ लें कि एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी है उन सबका ओपिनियन ये है कि कम से कम अगर आप 1 से 2% होल पॉपुलेशन को वायरस के लिए स्क्रीन करेंगे, मैं एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली RNA वायरल RNA टेस्टिंग PCR की, उसकी बात कर रहा हूँ, ताकि देखिए कौन इन्फेक्शस आदमी है। तो ये तो हम बहुत पीछे हैं नदीम साहब इसके अंदर, और ये तो वो हमने वो गोल्डन। मैं ज़रा डॉक्टर सईद अख्तर साहब मैं आता हूँ इसमें। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाइएगा कि आप देखें, डॉक्टर ताहिर शमसी, डॉक्टर सईद अख्तर साहब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है अब लॉकडाउन की बात उस तरीके से हमारे तो कोई नहीं कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि अब आपने कोरोना से लड़ना नहीं है, बचना है। अब कोरोना से बचना है तो किसने बचना है? अवाम ने बचना है। अब अवाम ने किस तरीके से बचना है? हिफाजती इक़दाम के तहत बचना है। और सूरत हाल ये है कि जब अवाम को ये कहा गया कि जी आपने बचना है, तो मार्केट से मास्क ही गायब हो गए। तो जब ये सूरत हाल हो तो हुकूमत जो है, क्या उसका कोई फ़र्ज़ है, उसकी कोई ज़िम्मेदारी है, उसने कुछ अवाम के लिए करना है, या सिर्फ ये कि बयानात की हद तक हर चीज़ ने महदूद रहना? जी, आपने जो कहा है वो वाकई काबिल गौर है। बात यह है कि इस वक्त 18वीं अमेंडमेंट के बाद पूरा हेल्थ सेक्टर जो है ये प्रोविंसेस के पास जा चुका है, और प्रोविंसेस जो है किस हद तक उस एडवाइस पे इम्प्लीमेंट करती हैं वो डिपेंड करता है कि वो प्रोविंसेस की अपनी पॉलिसी क्या है। जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो तो बहुत एहतियात से रोज़ाना पूरी सिचुएशन देखकर असद उमर साहब की निगरानी में, उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, काम कर रहा है, और वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये किया जाए और या वो किया जाए। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंसेस के पास है। और भाई इम्प्लीमेंटेशन भी क्या, मसला ये है कि लोग अगर नहीं मानते, आप कुछ भी एडवाइस कर लें तो आप सब लोगों को जेलों में तो नहीं भर सकते। मीडिया पे भी आ रहा है, आपके प्रोग्राम्स में भी यही आ रहा है कि आप एहतियात करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कहते हैं ये सब कॉन्स्पिरेसी है, ये ऐसी कोई नाम की चीज़ नहीं है, ये लोगों ने अपने ऐसी ये अफवाहें फैला रखी हैं। अब आप देखिए कि जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था तो दुनिया की 1/3 आबादी उसमें मुब्तला हुई थी। उस वक्त तकरीबन 1.5 अरब आबादी थी दुनिया की, और 50 करोड़ अफराद इसमें मुब्तला हुए थे, और 5 करोड़ अफराद उनकी अमवात वाक़ई हुई थी।
तो और ख़ास तौर पे जो सेकंड वेव आया था, जब ये म्यूटेट कर गया था, जो स्पेनिश फ्लू का जो वायरस था, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। आप तो पहली वेव के ही अंदर हैं और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ममालिक, जिसमें अमेरिका और बरतानिया और दूसरे ममालिक शामिल हैं, उनके हेल्थ सिस्टम अपने घुटनों पर आ गए हैं। तो पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, जहाँ पे आप इनडेफिनेट लॉकडाउन नहीं कर सकते, आप गरीबों को घर के अंदर इसलिए बंद नहीं कर सकते कि आप, उनकी रोजगार का मामला है, आप खाना कहाँ से आएगा? आप 2-3-4 महीने आप सख्त लॉकडाउन करेंगे तो लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि भूख से मरने लगेंगे वो। तो आपके पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास कोई 9-10 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के करीब हैं या उससे नीचे हैं। तो आपको आइडियली तो बिल्कुल सही बात है, आपको जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर सकते थे करना चाहिए था, लेकिन उसकी एक लिमिट है, आप क्या कर सकते हैं। एक तो वो लिमिट है जो कि आपके जो माशी जो सूरत हाल है, और दूसरी लिमिट यह है कि लोग यकीन ही नहीं कर रहे कि कोरोना वायरस की, ठीक है, आपने क्या चीज़ है, आपने ईद पे देखा किस तरह शॉपिंग हो रही है, किस तरह मिल रहे हैं। नहीं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, लोग इसलिए नहीं यकीन कर रहे कि हुकूमत के जो वजीर हैं वो इतने गैर संजीदा बयानात दे देते हैं कि उस ऐसे लगता है कि कोरोना वायरस मजाक है। जब हुकूमत के अंदर संजीदगी नहीं होगी तो अवाम के अंदर यकीन कहाँ से आएगा? मैं इस बात से आपके मुत्तफिक नहीं हूँ। आप मुझे एक बयान दे दीजिए कि किसी वजीर ने यह कहा हो कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कोई बयान हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के वजीर की तरफ से या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजीर की तरफ से मेरे इल्म में नहीं आया। हर एक यही कह रहा है कि एहतियात करो, कोशिश करो, और लेकिन अगर अक्सरियत अगर इस बात पे नहीं मान रही और खुल्लम खुल्ला मिलजुल रहे हैं तो हुकूमत क्या करे? आप बताइए, आप कोई हल बताएं, या मेरे जो साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो हल बताएं क्या करें। मैं डॉक्टर साहब आता हूं इसमें। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो हैं वो चीज़ों को साइंटिफिकली देखते हैं, मतलब वज़रा भी ये कहते हैं ये फ्लू है जी, ठीक हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद पहले कहते थे ये फ्लू है। तो अब बचना है, कैसे बचना है डॉक्टर साहब? अब लड़ाई से मामला बचाव पे आ गया है। देखिए, उसके लिए इतने हंगामी बुनियाद पे तो कैसे आप अपनी आबादी को एजुकेट करेंगे कि वो इसकी जो संजीदगी को समझे, इसकी सीरियसनेस को समझे, इसकी ग्रेविटी को समझे? कैसे समझाएंगे? आपके मीडिया के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, सोशल मीडिया पे जिस किस्म की आप चीज़ें देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, तो उसमें कहीं पे भी हमारी पूरी कौम में किसी संजीदगी का आंसर नज़र नहीं आ रहा। हर किस्म के फेक इंफॉर्मेशन, हर किस्म की झूठ, हर किस्म की सच्चाई और झूठ में फ़र्क हमारे यहाँ ख़त्म हो गया बिल्कुल। इसकी वजह से जो सच्ची बात है वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है, और जो पहुँचती है तो उनको समझ में नहीं आता कि जो सच है ये सच है कि झूठ है। इस वजह से अमल ही नहीं होता। अब मेरी तो समझ से बाहर है कि हम अपने लोगों को कैसे SOPs पर और एहतियात और परहेज़ बताएंगे और उनको अमल कराएंगे। ये वही आदमी अमल करता है तो जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ी चोट ना लग जाए। वो चोट ये है कि मेरा अगर कोई घर का कोई फ़र्द, मेरे बच्चों में से कोई, मेरे बहन भाइयों में से कोई जब तक शदीद किस्म से उस तकलीफ़ से नहीं गुजरे, या मैं खुद उस तकलीफ़ से नहीं गुजरूँ, उस वक्त तक मेरे घर वालों को नहीं समझ में आएगी कि ये कोरोना है क्या और हमें करना क्या है आगे, किस किस्म की एहतियात करनी है। अब वो है कि खुद तजर्बा करके लोग देखना चाहते हैं कि कोरोना की तकलीफ़ कैसे होती है, तो उस जब तक वो नहीं, इसका मतलब है कि वही वाली बात हो जाएगी कि पूरी दुनिया में 1/3 दुनिया की आबादी मुतासिर हो ना हो, पाकिस्तान की 1/3 आबादी शायद मुतासिर हो जाए इससे, क्योंकि बिल्कुल संजीदगी कहीं नज़र नहीं आ रही संजीदगी। कोई आदमी उनके ऊपर SOPs पे अमल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा नहीं ख्याल अब हम लॉकडाउन करें, हम एहतियात करें ना करें, अब मामला जो है मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन काबू से बाहर हो चुका है और अब वी हैव टू फेस इट नाउ। कैसे वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब डॉक्टर सईद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के जो आखिरी दो जुमले हैं, मैं उस पर डॉक्टर अताउर रहमान से भी कमेंट लूँगा, लेकिन सबसे पहले आपसे, कि वो कह रहे हैं कि मामला हमारे हाथ से बाहर हो चुके हैं। मतलब ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन की अक्कासी कर रहा है। आप समझते हैं कि मामला इस हद तक ख़राब हो चुके हैं? देखिए, रियलिटी तो इसी किस्म की है, लेकिन देखिए हम तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और हम गिव अप नहीं कर सकते किसी भी हालत में।
तो पहले तो मैं थोड़ी सी डॉक्टर अताउर रहमान साहब की बात पे कमेंट करना चाहता हूँ कि देखिए हमारी उसमें जो बड़ा सबसे बड़ा मसला नज़र आता है वो ये होता है कि हुकूमतें मिल के एक यूनिफाइड कमांड, एक यूनिफाइड मैसेज लोगों को देती हैं और उस पर सबको मिलना चाहिए, जिसमें सारी पॉलिटिकल लोगों को एक साथ होना चाहिए और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया कि ठीक है हमारे आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं लेकिन ये हम एक नेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो हम इस पर साथ मिल के काम करेंगे। मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुकदान रहा इस बात का। उसके बाद ये कहना कि हमने SOP जारी कर दिए हैं और हम रिट नहीं कायम कर सकते, मैं इससे एग्री नहीं करता। आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लीजिए, सऊदी अरब में जुर्माना किया, साउथ कोरिया ने $2500 का जुर्माना किया, जहाँ लोगों को सज़ाएँ देनी थी सज़ाएँ दी। एक दफ़ा आप थोड़ा सा फर्म होने लगते हैं तो लोग खुद भी उससे फिर पीछे हट जाते हैं। तो लेकिन वो विंडो अब गुजर चुकी है। अभी भी मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सारी पब्लिक हेल्थ मेजर्स को इन्फोर्स करें, अपने आप को डिस्टेंस करें, मास्क पहने, ताकि अभी भी ये चीज़ फैलेगी। और ये मैं आपको नदीम साहब ये अलर्ट करना चाहता हूँ कि अभी ये जो आप राइज़ देख रहे हैं ये उस ईद की मिक्सिंग का राइज़ नहीं है, ये अपना नेचुरल ट्रेजेक्ट्री उस बीमारी की जिस पे वो चल रही थी बिफोर द ईद। मुझे जो बड़ा कंसर्न है वो इसका है लेकिन इससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि आइंदा 2 से 3 हफ्ते में एक मैसिव एक्सप्लोसिव नंबर्स आना शुरू होंगे और ये नंबर्स उस वक्त आ रहे हैं जबकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सिर्फ 15,000। अगर हम आज, मैं ये आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आज हम डेली 1 लाख टेस्ट करने शुरू कर दें तो डेली बेसिस पे, आप तो 4,000 को रो रहे हैं, डेली बेसिस पे हम 20 से 25,000 पेशेंट्स हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यही ग्राउंड रियलिटी है, मतलब नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एपिडेमिक्स जिस तरह से चलती हैं वो पैटर्न्स चलती हैं, वो हर मुल्क का एक अपना अलग ट्रेंड ज़रूर हो सकता है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम गिव अप नहीं कर सकते एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट, डॉक्टर साहब मैं उस पर आता हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हम हर चीज़ अब खोल रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल रहे हैं, हम टूरिज़म खोलने की बात भी कर रहे हैं। सिर्फ किसी हद तक हमने अगर बचाया हुआ है तो एजुकेशन में बच्चों को बचाया हुआ है। और आज जो सिंध से ख़बर आ रही थी वो ये थी कि वहाँ पे तकरीबन 1200 के लगभग बच्चे जो हैं वो उससे मुतासिर हुए हैं, अभी से स्कूल वगैरह क्लोज्ड हैं। तो जब हम ये चीज़ें खोल रहे हैं तो फिर एहतियात का जो तसव्वुर है उसके गुब्बारे से जो हवा निकल रही है उसके नताइज फिर क्या होंगे और उससे कैसे निपटा जाए, इस पर बात करेंगे लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव की जो सूरत हाल है वो यकीनन जो मेरे मेहमान डॉक्टर्स हैं उनकी राय में भी गंभीर है और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, जो इदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो भी उससे मुख्तलिफ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं? हुकूमती सतह के ऊपर तो अब ये नज़र आ रहा है कि बचाव और एहतियात अब आवाम के सर पे है। वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो ज़रूर बचा लें, वरना मामलात जो हैं अब उस तरफ नहीं जा सकते कि जहां हुकूमत जो है वो कोई कदम उठाए कि उनको बचाया जा सके। अब डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाइएगा कि ये एक बड़ी अब कैच-22 सिचुएशन है। ठीक है, हमें इक्तिसादियात का भी प्रॉब्लम है, हमें गुर्बत का भी एहसास है, सब कुछ है, लेकिन आखिर इंसानी जानें भी तो कीमती हैं, उनका भी तो कोई तहफ़्फ़ुज़ और उनका भी तो कोई ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए। ऑप्शंस क्या हैं? राय में सबसे पहला कदम तो ये लेना चाहिए कि एज एन इमरजेंसी मेजर ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ये आने वाला जो 2 महीने 3 महीने हैं ये बहुत ही मुश्किल के महीने हैं हमारे लिए। तो हम फील्ड हॉस्पिटल्स फौरी तौर पे कायम करें, जो ओपन स्पेसेस हैं अपने सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट करें और फील्ड हॉस्पिटल्स की तरफ जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ मौजूद हों, और वो फील्ड हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी अरेंजमेंट करें
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि सैचुरेट हो जाएंगे या हो चुके हैं बहुत से, उनके साथ अरेंजमेंट्स करें ताकि वहाँ पे जो ओवरफ्लो होगा पेशेंट्स का वो वहाँ पे लुक आफ्टर कर सके। यहाँ पे आपको सिर्फ इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि आपको डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए एक नेशनल लेवल पे अपील करनी होगी ताकि बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लाखों यकीनन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने MBBS की डिग्रीज हैं, लेडीज़ हैं जो घर पे बैठी हुई हैं लेकिन उनके अंदर काबिलियत है कि वो वॉलंटियर करें और आगे आएँ और फिर इन फील्ड हॉस्पिटल में काम करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करें। दूसरे मेरा सजेशन ये होगा कि कुछ पनिशमेंट्स, जैसे कि डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने फरमाया कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट होना होगा, लेकिन आप जेल नहीं भर सकते। आपको ये करना होगा कि हर शहर में जहां मास्क ना पहने हों लोग, तो वहां पे जो हमारी जो एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि वहाँ लोगों को जो रोकें और उनको सड़क पे 3 घंटे के लिए बिठा दें कि अब आपको यहाँ बैठे रहना है, और उसको फिर आप मीडिया में दिखाएं कि इस तरीके से हज़ारों लोग पकड़े जा रहे हैं और रोके जा रहे हैं, और मीडिया में उसको प्रोपेगेट करें ताकि लोगों को पता चले कि अगर हमने कुछ SOPs फॉलो नहीं करी, चाहे वो मार्केट्स में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे वो और पब्लिक प्लेसेस पर हो, उनको बिठा के और कुछ पनिशमेंट उसी वक्त ऑन द स्पॉट वहाँ पे देनी पड़ेगी और उसको पब्लिसाइज करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हैं। तीसरा जो है PTI जो है उसने हेल्थ कार्ड्स का सिस्टम शुरू किया था, वो हेल्थ कार्ड्स के लिए जो पैसे अवेलेबल हैं उसको डाइवर्ट करें और उनको इस्तेमाल करें ऐसे कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पे गरीब ख़ानदानों के हैं, ताकि उनके लिए इलाज के लिए पैसा मुहैया हो सके। और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ अरेंजमेंट हो कि पर वीक ट्रीटमेंट कॉस्ट ये होनी चाहिए। ये जो है ये तीसरा मेजर होगा। और चौथा जो है वो ये है कि जो सूबे ताउन नहीं कर रहे इस सिलसिले में या जो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, मिसाल के तौर पे रैंडम टेस्टिंग जो है शुरू हो जानी चाहिए थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। पहली दफ़ा पंजाब में अभी हुई है और वो पता चला कि 6% जैसे कि आपको बताया गया, एक बहुत बड़ी तादाद मुतासिर हुई है। तो आपको टेस्टिंग बढ़ानी होगी। आप ये टेस्टिंग जो है आप 10-12 हज़ार 15 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं जो PCR बेस्ड टेस्ट हैं, लेकिन और इसमें लिमिटेशन है। आपने कुल कोई 5.5 लाख टेस्ट करे हैं। इंडिया के मुकाबला करें, इंडिया के 30 लाख है लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। तो आपका जो टेस्ट के जो टोटल है वो इंडिया से मुकाबला करता है पर पॉपुलेशन बेसिस पर, लेकिन आपको एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है जो कि एलाइजा बेस्ड है वो बहुत बड़े पैमाने पर करनी होगी। मैं डॉक्टर अता साहब आता हूँ। अब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, 2 सवाल हैं। डॉक्टर अता साहब ने जहाँ से ख़त्म किया मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एंटीबॉडी टेस्ट, मतलब डॉक्टर्स बहुत कह रहे हैं, क्या मसला क्या है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं इस तरफ जाया जा रहा कि हमें ये तो पता चले हमारे ज़मीनी हकायक क्या हैं। ज़मीनी हकायक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया सारे लेबॉरेटरीज के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, कि एंटीबॉडी टेस्टिंग की जा सकती है, कंडीशनल लैब्स में की जा सकती है, और डायग्नोसिस के लिए नहीं होगी, वो सीरो कन्वर्जन, सीरो प्रेवलेंस देखने के लिए होगी, और प्लाज्मा को देने वाले जो डोनर्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडी की मौजूदगी का मालूम करने के लिए होगी। अच्छा, गैर कानूनी तौर पे ये एंटीबॉडी टेस्टिंग, मैं गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ख़ास तौर पे ये डायरेक्टिव आया बता कि एंटीबॉडी टेस्टिंग बिल्कुल बंद है कोरोना के सिलसिले में, और ये मार्च का अप्रैल के पहले हफ्ते में ये डायरेक्टिव आ गया था। तो उसके बावजूद बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इदारे अपने तौर पे उन्होंने कराची में एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, उनके करते रहने से आज हमें ये पता है कि करीब एक ग्रुप ने 5,000 लोगों को मुख्तलिफ औकात में टेस्ट किया, मीडिया के लोगों को भी टेस्ट किया। तो उसमें अप्रैल से लेके मई के अख्ताम तक जो नंबर है उसकी पॉजिटिविटी का, वो 5% से बढ़कर अब 17% तक पहुंच गया। अच्छा, ये किसी एक इलाके का नहीं है, ये मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लोगों का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, मीडिया के लोग हैं, फैक्ट्रीज के लोग हैं, उनमें ये किया गया था। तो ये तादाद, अगरचे ये दिस इज नॉट रैंडम सैम्पलिंग, जैसे कि जिस मेथड से
पंजाब में PCR के जरिए की गई। तो ये इंफॉर्मेशन तो उसने दे दी आपको। अगर आप ये मालूम करना, अगर 17% किसी 17% तक पहुंच गया कराची शहर में, तो 2 करोड़ की आबादी का 17% तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसका आधा भी हो, 8% भी हो, तो इज़ अ ह्यूज नंबर। मिलियंस की बात हो रही है कि जो वो लोग हैं जिनको कभी कोरोना PCR टेस्ट ना हुआ, ना उनको कराने की ज़रूरत पड़ी, ना उनको कुछ सिम्टम्स हुए, लेकिन एंटीबॉडीज उनके अंदर आ गई, बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू कोरोना वायरस और दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, और अलामात ना होने की वजह से टेस्ट भी नहीं हुए और उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो ये तो सूरत हाल है एंटीबॉडी की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सिंध में तो ये नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्होंने हेल्थ केयर कमीशन ने ये नोटिस इशू कर दिया कि ठीक है अब आप कर सकते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिन लेबोरेटरीज ने, जिन हॉस्पिटल्स ने ये टेस्टिंग शुरू की थी, उनको सील करने के नोटिस निकालने शुरू कर दिए। मुझे नहीं मालूम कि ये 2 हेल्थ केयर कमीशन हैं, एक दोनों सूबों के एक ही नोटिफिकेशन को समझने के 2 अलग अलग पैरामीटर्स क्यों तैयार किए गए। तो इसको मेरा ख्याल है समझना और जानना ज़रूरी है। अच्छा होता कि कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कोई नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त बैठा होता गुफ्तगू में, या हेल्थ केयर कमीशन पंजाब का कोई आदमी होता, या उससे पूछा जाता कि भाई ये क्या चक्कर है। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप PCR नहीं कर सकते 1 लाख की तादाद में, तो एंटीबॉडी टेस्ट करने दें लोगों को, आपने तो नहीं करने। अवाम को अपने टेस्ट खुद करवाने दें, उनको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपको एपिडेमियोलॉजिकल पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जानना है, तो सही साहब के सरबराही में एक कमेटी बना दीजिए जो कि ये काम करे, ये टीम बना दीजिए, ये लीड करेंगे, बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, और मैं आता हूँ ताहिर शमसी साहब। अब डॉक्टर सईद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सूरत हाल है, यकीनन ये चैलेंज तो है, हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, ठीक है, उस पर हम तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक गाइडलाइन तो उसी तरफ से आनी थी। जब आपने NCOC बना लिया, NCC बना लिया, 2 मेजर अदारे बना लिए, तो इसका मतलब है कि आपने ज़िम्मेदारी ले ली कि आपने एक रहनुमाई जो है वो फरमानी है और फिर उसके तहत जो है सारे काम होने हैं। लेकिन जिस मरकज़ से रहनुमाई आनी है, वहाँ से ही अगर दिफाई रवैया सामने आएगा, तो फिर जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है वो तो क्यास की सूरत में नमूदार होगा। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, बिल्कुल ऐसे, और वही आप देख रहे हैं। देखिए, मैं मगर इससे पहले मैं इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंस है, और मैं समझता हूँ उनका स्टैंस ठीक है। इस मामले में बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें मैं गवर्नमेंट के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उनके साथ एग्री करता हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि समझें ज़रा। देखिए, जब भी कोई एपिडेमिक फैलती है ना, तो उसका एक फेज़ होता है जिसमें कि ग्राफ ऊपर जा रहा होता है। अच्छा, उस वक्त हमारा यानी मैं बात कर रहा हूँ स्टेट एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट कि, तो स्टेट का ये काम होता है कि ग्राफ में उसमें वो चेक करें कि ये वायरस कितने लोगों में है, क्योंकि ये वायरस लोगों को अफेक्ट कर सकता है और लोगों को ये मर्ज फैलाने का बाइस बन सकता है। तो इसलिए उस पॉइंट पे जो टेस्टिंग की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ PCR बेस्ड टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, जब ग्राफ नीचे आना शुरू होता है, हमें पता चलता है कि डिजीज़ की कमर टूट चुकी है, अब मज़ीद नए पेशेंट्स नहीं आ रहे, एट दैट टाइम फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाती है ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ के अंदर। उससे पहले जब मर्ज बढ़ रहा है और मैं फ़र्ज़ किया मास स्केल पे एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू कर दूं, तो एक कंप्लीट कन्फ्यूजनल स्टेट होगी, मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा जिसकी बेस पे मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि अभी हम एंटीबॉडी टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो एक इंडिविजुअल को अपना चेक कराना है, वो जाके एंटीबॉडी टेस्ट करा ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब स्टेट एज एन एपिडेमियोलॉजिकल फॉलोअप ऑफ अ डिजीज़ कोई चीज़ करती है, तो आपको पता होगा कि अमेरिका में भी CDC ने मना कर दिया कि एंटीबॉडी टेस्टिंग नहीं होगी। UK ने भी उस वक्त शुरू किया जब वो डिजीज़ की कमर टूट गई और वो बिल्कुल नीचे आ गई, जबकि नए केसेस नहीं। तो नए केसेस की डिटेक्शन में हमें वायरस को देखते हैं, वो PCR बेस्ड टेस्टिंग है। जब बिल्कुल मर्ज की कमर टूट जाती है, फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में अब चूँकि नए केसेस नहीं फैल रहे, तो कितने लोग मुतासिर हुए, वो वहाँ पे वो एंटीबॉडी। ये मैंने कहा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर दूँ ज़रा, और शायद इसीलिए ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ था, और इसीलिए काफ़ी लोगों को, तो एज अ क्लिनिशियन हर आदमी कहता है कि क्या हरज है एंटीबॉडी टेस्ट करने में, तो कोई हरज नहीं है, करवा लें आप। लेकिन जब आप डिज़ीज़ की
प्रेवलेंस को आप करते हैं, सीरो प्रेवलेंस जिसको कहते हैं, तो वो उसमें एंटीबॉडी सिर्फ उस वक्त टेस्ट की जाती है जब बिल्कुल मर्ज का बढ़ने का अमल रुक चुका होता है। हैविंग सेड दैट, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन कर दिया कि अभी हम अपने सिस्टम्स को बेहतर करना चाहिए। यहाँ मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि हम जो कह रहे हैं ना हमारे पास इतने सारे वेंटिलेटर्स हैं, ये एक इल्यूजन है और ये एक झूठ है और ये एक धोखा है। और वो इस तरह से है कि जब भी कभी किसी हॉस्पिटल में जब वेंटिलेटर चलाया जाता है या किसी पेशेंट को आईसीयू मैनेज किया जाता है वेंटिलेटर पे, तो उसके लिए ट्रिमेंडस बैकअप सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए, ट्रिमेंडस बैकअप सपोर्ट। आप ला के एक आईसीयू में एक वेंटिलेटर रख दें तो वो वेंटिलेटर ज़ीरो वैल्यू है, उसके साथ ब्लड गैस मशीन, उसके साथ एक बहुत एक्सटेंसिव लैब, उसके साथ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, उसके साथ नर्सेज, उसके साथ जो लोग इंट्यूबेट कर सकते हैं, जो लोग एक्सट्यूबेट कर सकते हैं, वेंटिलेटर की सेटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब ये तो इसके लिए तो सदियाँ चाहिए ट्रेनिंग के लिए। हम इस वक्त जो वेंटिलेटर्स की भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को धोखा देने की बात है। मशीनें रख तो कह सकते हैं कि रख दी हमने, मगर आर दीज प्रॉपरली डिजाइंड आईसीयू बेड्स विच आर केपेबल टू टेक केयर ऑफ अ सिक पेशेंट? मेरा जवाब है नहीं है। और मैं डॉक्टर साहब आता हूँ कि हमें ट्रेनिंग पे तवज्जो देनी चाहिए नदीम साहब, इन लोगों की, पैरामेडिक्स की, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की, ताकि उन वेंटिलेटर्स को यूज़ किया जा सके। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ इसमें। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाइएगा कि आज जो कैफियत है, आप क्या समझ रहे हैं अगले 3-4 हफ्तों के अंदर हमारा जो मौजूदा, आपने डॉक्टर सईद अख्तर साहब की बात भी सुन ली होगी, हमारा जो मौजूदा सेहत का निज़ाम है जिसमें डॉक्टर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, 23 के करीब लोग जान से जा चुके हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इस कोरोना वायरस का शिकार हैं, और जाहिर है कि प्रॉब्लम यही है कि वो उस तरह के हिफाजती इक़दाम नहीं हैं जिस तरीके से होने चाहिए थे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अंडर प्रेशर आने वाली सतह पे हम आगे हैं? कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और इसमें जो मुझे कुछ उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही है, वो बहुत सारी इस वक्त तहकीकात हो रही हैं दुनिया में ऐसी अद्वियात पर जो कि मौजूदा तौर पे दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और जिनमें इस बात का पोटेंशियल है कि वो इसमें भी इस्तेमाल हो, और इस बीमारी के बारे में समझ भी बढ़ती जा रही है। एक बात जो सामने आई है वो ये है कि जो आपके खून की नालियों के अंदर जो एंडोथेलियम है उसमें ये इन्फेक्शन पैदा हो जाता है इसकी वजह से, और उसके बाद जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है और उसके बाद क्लॉट्स बनते हैं और थ्रोम्बोसिस पैदा होता है। तो इस तरह की अद्वियात को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है जो कि इस सिलसिले को रोकें। जो ग्रोथ फैक्टर है, वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, उसके ख़िलाफ़ अद्वियात जो हैं इसको रोकें, क्योंकि बहुत सारी अमवात जो हैं वो थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रही हैं या फिर जो खून की नालियों में जम के क्लॉट्स दूसरी जगह पे चले जाते हैं और उसी की वजह से बहुत से ऑर्गन फेलियर हैं। दूसरे जो है इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे बहुत काम हो रहा है, और जो साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह जो पैदा होता है, जो आपका दिफाई निज़ाम जो रिएक्ट करता है उसको ओवर रिएक्ट जो करता है, उसको रोकने के लिए क्या चीज़ की जाए उस पर बहुत काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो दूसरे मैकेनिज्म हैं उसकी तफसीलात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर ऐसी और अद्वियात सामने आने लगेंगी जो इसको पेशेंट्स को ट्रीट करने में आप मुफीद पा सकें। पाकिस्तान के अंदर तो हमें सबसे बड़ा चीज़ यही है कि हम एहतियात करें, और इसमें जो भी मीडिया किरदार अदा कर सकता है या हमारी एजेंसीज अदा कर सकती हैं वो करना चाहिए उनको, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था पहले, लेकिन एक लिमिट के अंदर ही होगा, वरना ये बहुत बड़ा तूफ़ान है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो है 74,000 का फिगर ये 2.5-3 लाख पे पहुँचेगा जून के आखिर में, और ये तकरीबन 8-9-10 लाख तक पहुँचेगा जुलाई के आखिर में। और लेवलिंग जब तक नहीं होगी, जब तक ये आप एहतियात नहीं शुरू करेंगे, वरना ये बढ़ता ही रहेगा, उसकी बढ़ने की रफ्तार आगे पीछे हो सकती है,
लेकिन लेवल होके कम होना जो है वो हो सकता है 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, खुदा आलम। जब तक कि आप एहतियात नहीं करेंगे कोई और रास्ता सामने रास्ता नजर नहीं नहीं। होगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि जो अमवात हैं उनकी शरह में इजाफा हुआ है और उसमें हार्ट अटैक और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग में आ रही हैं। लेकिन जब से ये वबा आई है तब से ये चीज़ जो है ये बढ़ना शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ी से ये सिलसिला जो है उभर कर सामने आ रहा है। अब अलामात की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बाज़ दफ़ा पता चलता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता और इंसान जो है वो जान से चला जाता है। ये क्या इबाम है? अच्छा जनाब, देखिए ये तो अब अभी तक तो आपका 2% के आसपास ही जो मोर्टेलिटी डेथ रेट है वो पाकिस्तान में अभी तक चलता रहा है। अभी भी आजकल पिछले कल तक के जो फिगर्स थे उसके अंदर अभी उसी तरह से मामला चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे पेचीदा केसेस की तादाद में इजाफा होता जाएगा और वैसे वैसे हमारा डेथ रेट है उसके बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। और ख़दशा ये है कि ये हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने के नतीजे में ये तादाद हो सकता है कि 10% तक पहुँच जाए, जैसे कि और दूसरे मुल्कों में हुआ है। अच्छा, ये इसकी जो बहुत सारे इस बीमारी के मुतालिक हमें रोज़ाना नई मालूमात आ रही हैं, रोज़ाना हम नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और इसकी नई सिम्टम्स, नए मराहिल इसको देखने के मिल रहे हैं। कुछ लोगों में बहुत ही शिद्दत से मुतासिर कर रहा है, उसके क्या फैक्टर्स हैं उसके ऊपर इस वक्त गौर व खौज हो रहा है, रिसर्च हो रही है और कुछ लोगों में बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, बहुत बड़ी तादाद में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये आता भी है और चला भी जाता है, अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ता सिवाय इसके कि अब बाद में महीना 2 महीने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाए तो पता चलता है कि हाँ भाई ये तो एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है इसके खिलाफ। तो ये मामला तो पूरी दुनिया में देखे गए हैं, वही पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात हैं, रेट में आगे पीछे कुछ हो सकता है चंद दिनों के फ़र्क से। तो अब जो भी जिस किस्म की पेचीदगियाँ दुनिया भर में रिपोर्ट हुई हैं, कॉमन और अनकॉमन, वही पाकिस्तान में भी वो अपना असर दिखा रही हैं, रुख दिखा रही हैं। तो इसका हल, उसका इलाज मैं नहीं समझता कि 4 हफ्ते में क्या 4 महीने में भी कोई नई दवा ऐसी इस्टेब्लिश होके आ जाए जो ये बता सके, जो कंट्रोल कर सके, इस वायरस को कंट्रोल कर सके। अभी जो भी मेडिसिन आ रही हैं वो इस वायरस की वजह से जिस्म के अंदर जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जिन जगहों पे, उनकी सिम्टम्स को, उनके एक्टिविटी को रोकने की कोशिश के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। वायरस को टारगेट करने वाली अभी तक कोई दवा नहीं आई है। मैं ताहिर शमसी साहब, मेरे पास वक्त, अच्छा अब इसमें डॉक्टर सईद अख्तर साहब मेरे पास आखिरी 40-50 सेकंड है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम अगले 3-4 हफ्ते में एंटर होंगे, इस वक्त हमारे पास जो सहूलियात हैं, बहुत मुख्तसर वक्त है 30-40 सेकंड का, इस वक्त जो सहूलियात हैं फेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें आज ही से टीचिंग, ट्रेनिंग, एक्सपेंशन ऑफ द फैसिलिटीज़, सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार करता हूँ टीचिंग ट्रेनिंग की बात करता हूँ। उसमें टीचिंग ट्रेनिंग में ये भी शामिल है कि डॉक्टर्स को कैसे सिखाना है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और एक बहुत अहम बात मैं आपके रेफरेंस से कहना चाहता हूँ कि आप खुदा के वास्ते डॉक्टरों को इज्जत दें और डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करें, वरना जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर भी घर चले जाएंगे जिस तरह से हमारा मुआशरा उनके साथ सलूक कर रहा है, और गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट देम। मतलब ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि कल जब ये मर्ज़ बढ़ेगा और आपके एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स भी इसलिए डिसहार्टन होकर काम छोड़ के चले जाएंगे, या कोई औरत काम करती है उसके घर वाले उसको घर नहीं भेजेंगे क्योंकि उसको वहाँ प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। तो खुदा के वास्ते उस वक्त की तैयारी करें और थोड़ा सा कानून को असर्ट करें इन चीज़ों के ऊपर। आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो लोग काम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे। एजुकेशन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।